कक्षा का दूसरा भाग भी पहले भाग में यह बताया गया कि इतिहास क्या है और इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, और इतिहास के बेसिक के विषय में बताया गया हीरोडोटस से लेकर, और भारतीय इतिहास जो लिखे गए यूरोपियन मापदंड में वो कौन सी पुस्तक थी, और फिर इतिहास में जो 8-10 अध्याय पढ़ने हैं उसमें हमें किन किन बिंदुओं पे फोकस करना है उसके विषय में आपको जानकारी दी। लेकिन प्राचीन भारत के इतिहास में भी मैंने कुछ देर पहले बोला भी था, इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत पुरातत्व और साहित्य विदेशी विवरणी है। सबसे महत्वपूर्ण विश्वसनीय पुरातत्व को माना जाता है। तो हमारी आज कक्षा का भाग 2, ये इतिहास के जानने के साधन क्या है, इतिहास का स्रोत क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 3 स्रोत हैं, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों का विवरणी। क्या आप देखेंगे, हालांकि साहित्यिक में भी हम इसको, विदेशी साहित्य को हम डाल सकते हैं और अलग से भी इसको हम डाल सकते हैं, हर कोई बात नहीं है। अब सबसे पहले पुरातत्व को जानिए। पुरातत्व के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पुरातत्व के अध्ययन को याद रखिएगा, एपिग्राफी कहते हैं। पुरातत्व के अध्ययन को एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। पुरातत्व के अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी के अध्ययन से जानते हैं, और इसके तहत जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है अभिलेख। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है अभिलेख। वह है अभिलेख, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वह है अभिलेख, सिक्का, स्मारक और चित्रकला। साहित्य में देसी साहित्य है, विदेशी साहित्य है। देसी साहित्य के भी 2 भाग हैं, एक धार्मिक साहित्य है और एक गैर धार्मिक साहित्य है। विदेशी साहित्य में यूनानी, चीनी, अरबी के विषय में हम लोग जानेंगे। अब आइए पुरातात्विक साहित्य। सबसे पहले पुरातात्विक साहित्य को देखेंगे। पुरातात्विक साहित्य में आता है अभिलेख, मृद्भांड। अब इसके तहत क्या क्या आता है? अभिलेख में मृद्भांड, सिक्का, कला, मूर्तिकला इत्यादि आते हैं। और इस तरह से पुरातत्व का भी इतिहास के जानने में एक महत्वपूर्ण भाग है। यदि हम, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा भी था कि सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, और वह है पुरातत्व का अभिलेख। लेकिन थोड़ा सा मृद्भांड को हम लोग देख लें। मृद्भांड लिखे हैं तो मृद्भांड देख लें कि विभिन्न कालों एवं लोगों द्वारा प्रयोग में लाए गए जो मृद्भांड पाए गए, में सबसे महत्वपूर्ण मृद्भांड है सिंधु घाटी का एक विशेष प्रकार का मृद्भांड है, जो लाल मृद्भांड का प्रयोग वो लोग करते थे, ध्यान रखेंगे। इसके बाद काले और लाल मृद्भांड का प्रयोग किया गया लंबे काल तक। फिर वैदिक काल में ये आर्य लोग प्रयोग करते थे। वैदिक काल में चित्रित धूसर मृद्भांड का PGW, तो हम लोग PGW कहते हैं, चित्रित धूसर मृद्भांड का हम लोग प्रयोग करते थे, तो उसे ध्यान रखिएगा। और सिंधु घाटी में लाल, इसी तरह से काले और लाल मृद्भांड का प्रयोग भी 2000 से लेकर और लंबे काल तक किया जाता रहा। तो ये मृद्भांड के विषय में इन बातों को ध्यान में करके रखना है परीक्षा के दृष्टि से। मृद्भांड के बाद हालांकि सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो आपका अभिलेख है। और अभी मैंने बताया भी कि अभिलेख के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र के नाम से जानते हैं। अभिलेख मुख्यतः स्तंभ में, शिला में, स्तंभों में, शिला में, ताम्रपत्रों में, मुद्राओं में, मूर्ति में, गुफाओं में मिले, जिसे आप ध्यान रख सकते हैं। और इसी पूरे अध्ययन को, पुरातात्विक अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख तो भारतीय दृष्टि से देखा जाए तो हड़प्पा के काल के हैं, और यदि ओवरऑल या विदेशी स्रोतों में देखा जाए तो बुगाज गोई का अभिलेख है। 1400 ईस्वी का, ईसा पूर्व का यह अभिलेख को कभी नहीं भूलेंगे। ये सबसे प्राचीन अभिलेखों में से है। कहा जाता है कि हितन्नी और मितन्नी 2 राजा ने जब संघर्ष किया तो इंद्र, मित्र, वरुण और नासात्य, इन देवताओं को साक्षी मानकर इंद्र, मित्र,
वरुण और नासात्य, इन देवताओं को साक्षी मानकर इन लोगों ने युद्ध विराम किया। इसीलिए ये बोगास गोई के अभिलेख को हर संभव स्थिति में याद करके रखेंगे और इसी में 4 देवता का नाम मिलते हैं जो मैंने अभी बताया। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेखों में से एक अशोक के अभिलेख भी है, ठीक है कि नहीं। हालांकि जब अभिलेख की बात आती है तो सच्चे अर्थों में हड़प्पा का काल इसका धोतक नहीं है। भारत में यदि अभिलेख का सबसे सटीक प्रमाण और परिभाषा मिलती है तो अशोक के अभिलेख से ही शुरू होती है। और अशोक देश का पहला शासक था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अशोक देश का पहला शासक था जिसने, भारत का पहला शासक था जिसने अभिलेख के माध्यम से जनता को संबोधित किया। किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। इसको पढ़ने का श्रेय 1837 में, इसे पढ़ने का श्रेय 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिला। इसे पढ़ने का श्रेय 1835 में जेम्स प्रिंसेप को मिला। इसे हर संभव स्थिति में याद करके रखेंगे। इसे मिला तो जेम्स प्रिंसेप को मिला, ये हर संभव स्थिति में याद करके रखना है। अशोक के मेरठ और टोपरा स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था, इसे भी याद करके रखेंगे, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरठ और टोपरा से लाया, याद कीजिएगा। दिल्ली लाया था, इसे कभी नहीं भूलेंगे। अशोक ने कौशाम्बी के अभिलेख को सार का इलाहाबाद के किले में रखा था, यह भी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अभिलेख में इन बिंदुओं को ध्यान रखेंगे। अब जब अभिलेख की बात होती है तो भारतवर्ष का उल्लेख सबसे पहले मैं बता दूं कि हाथी गुम्फा अभिलेख एक कलिंग का शासक था, मेघवाहन वंश का, और जिसका नाम था खारवेल। तो भारतवर्ष का जो उल्लेख मिलता है वो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है? भारतवर्ष का उल्लेख खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। यदि कभी पूछे कि भारतवर्ष का सबसे पहला उल्लेख कहाँ से मिला, तो हाथी गुफा अभिलेख से मिला, जिसे याद करके यह भी याद रखेंगे कि भारत में पुरातत्व के विभाग के जनक, विभाग स्थापित की गई और उसके जनक थे कनिंघम। भारत में पुरातत्व विभाग के जनक, पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे? कनिंघम। कौन थे? कनिंघम थे। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी जानकारी में यह भी मैं दे दूं, कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है जिससे आप याद रख सकते हैं, जैसे रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। रुद्रदमन एक संगीतज्ञ शासक था और संस्कृत में यह अभिलेख है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, जिसमें भारतवर्ष का उल्लेख है, अभी मैंने बताया भी था, भारतवर्ष का उल्लेख। नासिक प्रशस्ति है कौतमीपुत्र सातकर्णी का, एकदम रट लेना है इसको। प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त का। प्रयाग समुद्रगुप्त को जो भारत का नेपोलियन कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं डी.ए. स्मिथ के शब्दों में, भारत का नेपोलियन कहते हैं वी.ए. स्मिथ के शब्दों में। तो ये जो वी.ए. स्मिथ के शब्दों में कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त दिग्विजयी शासक के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत के 12 शासकों को इसने पराजित किया। स्कंदगुप्त का भिटारी अभिलेख, जिसमें हून का आक्रमण की चर्चा है, हून आक्रमण की
ऊन आक्रमण की चर्चा है जो ध्यान रखेंगे। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, जिससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि इसने हर्ष को पराजित किया था। नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर 632 ईस्वी में पराजित किया था। और मधुबन बांसखेड़ा का अभिलेख भी हर्षवर्धन का ही, और मधुबन बांसखेड़ा का अभिलेख भी हर्षवर्धन का ही है। लेकिन जब आप इतने याद करेंगे तो मौर्य काल में महास्थान और सोहरा के अभिलेख को नहीं भूलेंगे, जिससे अकाल प्रबंधन की जानकारी मिलती है। जब आप इतना याद करेंगे तो मध्य प्रदेश का एरन के अभिलेख को नहीं भूलेंगे, जहाँ से सती प्रथा का प्राचीनतम प्रमाण उपलब्ध होता है। पहला लिखित साक्ष्य सती प्रथा का एरन के अभिलेख से ही मिलता है। जब आप इतना याद रखेंगे तो मंदसौर के अभिलेख को नहीं भूलेंगे, जिसमें रेशम बुनकर के विषय में जानकारी मिलती है। तो इतने सारे जो तथ्य हैं उसे भी आप याद करके रखेंगे। शुंगों की उपलब्धियां, अयोध्या के अभिलेख में बंगाल शासक विजय सेन के बारे में देवपारा का अभिलेख इत्यादि परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन जाने से मतलब इस भाग को कंप्लीट करने से पहले महास्थान एवं सोहगोरा के अभिलेख, सोहगोरा के अभिलेख, ठीक है, काल प्रबंधन की चर्चा, अकाल प्रबंधन की चर्चा है। मौर्य युग का, किस युग का? मौर्य युग का। और एरन का अभिलेख, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एरन के अभिलेख को भी आप याद रख सकते हैं, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एरन का अभिलेख, और एरन का जो अभिलेख है वह मध्य प्रदेश में है। गुप्त शासक भानुगुप्त का एक मंत्री, एक सेनापति था गोपराज, जिसकी पत्नी सती हुई थी। और सती का पहला लिखित प्रमाण सती का पहला लिखित प्रमाण यहीं से प्राप्त होता है, जिसे आप याद करके रखें। ये सभी बातें आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी मायने रखती है, पर नज़र रखें। अभिलेख के बाद आता है सिक्का, और सिक्का के अध्ययन को हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स सीआरटी में भी आप पढ़िएगा तो ध्यान रखिएगा। प्राचीनतम सिक्का हमारा भारत का प्राचीनतम सिक्का आहत मुद्रा है। आहत मुद्रा या पंचमार्ग मुद्रा है, जो 500 ईसा पूर्व का है और चांदी का बना हुआ है। चांदी का यह बना हुआ है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोना और सीसा के धातु के बने होते थे, जिसे याद रखेंगे। हमारे प्राचीन भारत के साहित्य में आहत मुद्रा को कारसापन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, लेकिन आहत मुद्रा या पंचमार्ग मुद्रा याद रखिए, क्योंकि इस पर 5 चिन्ह थे। इसके अलावा सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण करवाने का श्रेय यवनों को जाता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे पहला सोने का सिक्का भी इसी ने जारी किया था। किसी भी स्थिति में इस तथ्य को नहीं भूलेंगे। सबसे पहले सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण करवाने का श्रेय यवनों को जाता है। सबसे पहले लेख उत्कीर्ण कराने का श्रेय सिक्कों पर यवन को जाता है। और सोना का सिक्का भी सबसे पहले इसी ने जारी किया था, जिसे याद रखें। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिलते हैं, ये भी लिखे याद रखेंगे। सबसे मौर्योत्तर काल, गुप्त काल में सोने के सिक्के सबसे अधिक प्राप्त हुए, सबसे अधिक जारी किए। गुप्त काल में सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए गए, जबकि सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल में जारी किए।
एकदम इस लाइन को, तीनों लाइन को अच्छे से याद कर लेना है। शुरू किया सोने का सिक्का यवन ने, सबसे शुद्ध कुषाण का और सबसे अधिक गुप्त का। सबसे अधिक सोने का सिक्का जारी किया गुप्त ने। तो इसको याद रखने का हर संभव स्थिति में प्रयास करेंगे। लेकिन जब हम सिक्कों की बात करेंगे तो एक दो सिक्के के संदर्भ में जो फैक्ट है, जब तक उसको नहीं लिखेंगे तब तक मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। और वो है कि अरिगमेडु रोमन सिक्के का जो प्रमाण मिला है वो अरिगमेडु पंडुचेरी से मिला है। तो उसे हर संभव स्थिति में याद रखने का प्रयास करेंगे, क्या कि नहीं। अरिगमेडु एक ऐसे लिख लीजिए, अरिगमेडु से रोमन सिक्के का भंडारण का पता चला। रोमन सिक्के का प्रमाण मिला। तो ये सारे फैक्ट आपके परीक्षा के लिए काफी महत्व रखते हैं, जिस पर नजर रखिए। इसके बाद आता है चित्रकला और मूर्तिकला। चित्रकला मूर्तिकला में मूर्ति निर्माण का श्रेय ऐसे यदि देखा जाए तो मथुरा कला को जाता है, लेकिन बुद्ध की सबसे पहले मूर्ति इसी कला में बनी थी। लेकिन कई जगह बुद्ध की मूर्ति का श्रेय गांधार को भी जाता है। तो विकल्प के अनुसार इसको ध्यान में रखने का प्रयास करिएगा, ये परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। गुफाओं में चित्रों द्वारा भी कला का प्रदर्शनी किया जाता रहा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अजंता और एलोरा की गुफा को हर संभव स्थिति में याद रखेंगे। और बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में थी, ये भी चित्रकला के नमूने को स्पर्श करता है। अजंता की गुफा में मरणासन राजकुमारी और माता एवं शिशु के जो चित्र हैं वो सर्वकालिक हैं, कभी नहीं भूलेंगे। जिसमें गुप्त काल के जो लक्षण हैं, सामाजिक, कलात्मक और तत्कालीन जो परिवेश है, उसकी जानकारी यहाँ से हमें प्राप्त होती है। मूर्ति कला के दृष्टि से यदि देखा जाए तो अमरावती की कला, गांधार कला और गांधार मथुरा के बाद अमरावती की कला जो पूर्ण संगमरमर की बनाई गई, उस कला को भी आप याद रखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आप इन बिंदुओं को आपने देखा और समझा और जाना और सुना। जहाँ तक साहित्यिक स्रोत का बात है, साहित्यिक स्रोत में मुख्यतः सबसे पहले हम लोग वैदिक जो स्रोत है, वैदिक साहित्य है, उसको देखेंगे। इसके तहत 4 वेद आते हैं, ब्राह्मण आता है, अरण्यक और उपनिषद आता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके इसी कड़ी में स्मृतियों की रचना का जो काल है 200 BC से और 400 ईस्वी तक ध्यान रखिएगा, जिसमें मनुष्य के जीवन के क्रियाकलाप का वर्णन है। और उसमें सबसे प्राचीन स्मृति मानव धर्म शास्त्र कहा जाता है, और वह मनु स्मृति से भी ध्यान में करके रख सकते हैं। इसे मानव धर्म शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, मानव धर्म शास्त्र के नाम से भी, मानव धर्म शास्त्र के नाम से भी। सूत्र साहित्य की रचना, अधिक से अधिक तथ्यों का कम से कम शब्दों में सूत्र के रूप में व्यक्त किया गया। ध्यान रखिए, वेद को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई, और ये वेदांग की संख्या 6 थी, वेद की संख्या 4 है। याद रखिएगा, ये वेद 4 है, वेद की संख्या 4 है, कभी नहीं भूलेंगे। और शिक्षा जो 6 हमारे वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद, इस हर संभव स्थिति में इन तीनों को याद रखने का प्रयास करिए। उनमें जो कल्प सूत्र है, उनमें जो कल्प सूत्र है उसके 3 भाग हैं। एक भाग है स्रोत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र और तीसरा है धर्म सूत्र। तो परीक्षा के दृष्टि से इन सब बिंदुओं को भी ध्यान रख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले शिक्षा, कल्प, व्याकरण और निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग है जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसीलिए इसे आप याद रखिए कि 6 वेदांग कौन से हैं जो वेदों को समझने के लिए बनाए गए। एक तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण और निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इसके बाद है महाकाव्य। वेद का वर्णन हम वैदिक साहित्य में संपूर्णता से करना चाहेंगे। इसके बाद आता है महाकाव्य। रामायण एवं महाभारत
भारत के दो प्रमुख महाकाव्य हैं जिसका संकलन 400 ईस्वी के आसपास हुआ, और महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। याद रखिएगा कि इसका प्राचीन नाम जय संहिता है, और में 900 ईसा पूर्व के आसपास जो युद्ध लड़े गए तो उसकी जानकारी है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, तो इस बेसिक्स बातों को किसी भी स्थिति में आप भूलने का प्रयास नहीं करेंगे। इसी क्रम में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि पुराण इसकी रचना, जिसकी संख्या 18 है, और ये पुराण हमारी प्राचीन धरोहर के रूप में जानी जाती है और इतिहास को जानने के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जानकारी अभी हमने आपको दी। जब हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो वेद की बात करते हैं, और वेद में मैंने अभी आपसे बताया भी कि वेद को मुख्य रूप से ऋग्वेद या यजुर्वेद या सामवेद अथर्ववेद को हम लोग आगे चल के देखेंगे। लेकिन यदि आप श्रुति, वेद श्रुति ही हैं, और यदि आप 1-2 मिनट वेद के विषय में सुन लेंगे तो अच्छा ही रहेगा कि वेद में हम लोग देवता की वेद का जो सबसे प्राचीनतम वेद है, और उस वेद का नाम है ऋग्वेद, जिसमें देवताओं की स्तुति का वर्णन है। 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। और इसको पढ़ने वाले को हम लोग होता कहते थे या होत्री कहते थे। जब याद रखेंगे कि विश्वामित्र के द्वारा जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल सूर्य देवता सावित्री को समर्पित मंत्र है, जिसका नाम है गायत्री मंत्र, हर संभव स्थिति में याद रखेंगे। जब ऋग्वेद के मंडल की बात होती है तो 9वें मंडल सोम को कैसे आप भूल जाएंगे, और ऋग्वेद की जब बात होगी तो 10वें मंडल की बात होगी, जिसमें चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र का उल्लेख की जानकारी मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि आदि पुरुष से 4 वर्ण निकले, उसके विषय में याद रखना है। और ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें इंद्र का सबसे अधिक वर्णन है, अग्नि का वर्णन है। इंद्र का वर्णन 250 बार है, अग्नि का वर्णन 200 बार है, और अन्य का भी वर्णन है। कहा जाता है, बचपन में मैं सुना करता था कि 52 अवतार में 3 पगों में का आख्यान जो है वो भी ऋग्वेद में ही है। तो इस तरह से इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान करके रख सकते हैं। ऋग्वेद के बाद आता है सामवेद, और सामवेद के अधिकांश तो उसके मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। गायन का प्राचीनतम प्रमाण है, और इसके ब्राह्मण उद्गाता कहे जाते हैं। इसे हर संभव स्थिति याद रखेंगे। और यह भी कहा जाता है कि भारतीय संगीत के जो जनक हैं वो सामवेदी, यह याद रखें। कुल 1875 ऋचाएँ मंत्र हैं, 75 के अतिरिक्त सभी ऋग्वेद से ही लिए गए। इसके उपवेद भी ध्यान रख सकते हैं। सामवेद के उपवेद हैं गंधर्व वेद। सामवेद के उपवेद कौन है? गंधर्व वेद। तो ऐसे बिंदु को थोड़ा सा ध्यान में कर। यजुर्वेद है, यज्ञ का वर्णन है, एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। और जहाँ तक यजुर्वेद के ब्राह्मण का सवाल है तो अर्धवर्यु इसके मुख्य ब्राह्मण है, जिसे आप हर संभव स्थिति में याद रखेंगे। ऋग्वेद के 2 भाग हैं, एक कृष्ण ऋग्वेद नहीं, यजुर्वेद के जो 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद है और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। और अंत में सबसे अंतिम वेद है अर्थवेद, जो जिसमें तंत्र मंत्र का उल्लेख है। इसे ध्यान करके रख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको भेषज वेद भी कहते हैं। और इस वेद में ऐसा कहा जाता है कि सती प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। भौतिकवादी वेद हैं, इसमें अंधविश्वास वगैरह का भी उल्लेख है। इसके उपवेद शिल्प वेद के रूप में जाने जाते हैं। और अर्थवेद में परीक्षित का जो व्याख्यान है, परीक्षितों को कुरुओं का राजा कहा गया था। सभा समिति की 2 पुत्रियों का उल्लेख, सभा समिति के 2 पुत्रियों का उल्लेख भी अर्थवेद में ही मिलता है। इस तरह से इन बिंदुओं को थोड़ा सा ध्यान में करके रखिएगा तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक ब्राह्मण साहित्य का प्रश्न है तो ब्राह्मण नाम से यह स्पष्ट है। ब्राह्मण साहित्य में हम लोग यज्ञ के विषय में, ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, और इसी से जुड़ा हुआ जो प्रतिपादन है, यज्ञ के विषय में जो प्रतिपादन किए गए हैं, इसे हम ब्राह्मण साहित्य के नाम से जानते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में, या जानते नहीं है तो जान जाइए, राज्याभिषेक के नियम इत्यादि का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण भी एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण है, जिसमें गांधार
कौशल, कुरु, पांचाल इत्यादि तो जितने भी वंश थे उन सब की जानकारी प्राप्त होती। इस तरह से इन चीज़ों को याद रखिएगा। उपवेद तो कभी नहीं भूलिएगा, चारों वेद का जो उपवेद है, ऋग्वेद का आयुर्वेद कभी नहीं भूले, यजुर्वेद का धनुर्वेद कभी नहीं भूले, सामवेद का गंधर्व वेद कभी नहीं भूले, और अर्थवेद का शिल्प वेद कभी नहीं भूले। इस तरह से इन वेदों को आपने जाना और समझा। इस ब्राह्मण साहित्य के क्रम में आता है एक उपनिषद भी, क्या कि नहीं? तो उपनिषद के विषय में भी थोड़ा सा जान लीजिए कि उपनिषद की संख्या 108 है, और गुरु के समीप बैठकर जो दर्शन की बातें होती हैं उसे हम उपनिषद के नाम से जानते हैं। गुरु के समीप बैठकर जो दर्शन की बातें होती हैं, ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषद क्या है? उपनिषद एक ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं जिसे ध्यान में करके रख सकते। कई उपनिषद हैं। कठ उपनिषद, यम और नचिकेता का संवाद है। छंदोग में बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत का वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म में पंचशील सिद्धांत का वर्णन मिलता है। इसी तरह से सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में है। इसी जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। जावला उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय में अष्टांग बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग है उसमें मिलता है, का उल्लेख मिलता है। बृहदन्यक उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत तो अहम ब्रह्मस्मि, उसका उल्लेख हम बृहदन्यक उपनिषद में देखने को हमें मिलता है। अब ये इतने सारे ब्राह्मण साहित्य और को जब आप जान जाएंगे तो थोड़ा सा बौद्ध साहित्य, हालांकि जब आप धर्म पढ़ते हैं, धार्मिक आंदोलन पढ़ते हैं, तो उसमें बौद्ध साहित्य भी पढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य में पीटक साहित्य है और जातक साहित्य है। जातक में बुद्ध धर्म के 549 पूर्व जन्म की कथा है, 549। और पिटक सुत पिटक है जिसमें बुद्ध की धार्मिक विचार शिक्षा है। विनय पिटक है जिसमें नियम, बुद्ध धर्म के नियम है। और विधम पिटक में बुद्ध के दर्शन का उल्लेख है। इस तरह से इन चीज़ों को आप याद करके रख सकते। कभी नहीं भूलेंगे कि अन्य बौद्ध ग्रंथ भी इंपॉर्टेंट है, जैसे अंगुत्तर निकाय तो 16 महाजनपद का उल्लेख है। या दीपवंश महावंश में श्रीलंका का ये ग्रंथ है और श्रीलंका के विषय में जानकारी मिलती है। या मौर्य काल के विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक साहित्य है उसको याद रखिए, जातक साहित्य को याद रखिए, ठीक है। हीनयान का एक प्रमुख ग्रंथ था कथाबथु। हीनयान का एक प्रमुख ग्रंथ था कथाबथु। कथाबथु। तो इस तरह से इन चीजों को ध्यान में करके रख सकते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्व। कालक्रमेण हम लोग बौद्ध साहित्य के बाद जैन साहित्य को देखते हैं, जिसे हम लोग आगम साहित्य कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण है आगम साहित्य, कभी नहीं भूलेंगे। और इसमें 12 अंग है। इसमें 12 अंग है, काफी इंपॉर्टेंट। और भगवती सूत्र में महावीर के जीवन का प्रकाश डाला जाता है और भद्रबाहु के चरित्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय का प्रकाश डाला। जैन साहित्य में यदि आप इन दो बिंदु को, आगम साहित्य को याद करके रख लेंगे, ठीक है कि नहीं, और भगवती सूत्र को या कल्प सूत्र भी याद रखेंगे जिसकी रचना भद्रबाहु ने की। कल्प सूत्र की रचना भी काफी महत्वपूर्ण है। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया। इस तरह से इन साहित्य को भी आप ध्यान में करके रख सकते हैं। ऐसे तो जानने के लिए बहुत सारी बातें हैं। जैन धर्म के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ में भविष्य में आप लोग जानिएगा ही, बताएंगे ही, हेमचंद्र का परिशिष्ट प्रबंध। हेमचंद्र का परिशिष्ट प्रबंध। परिशिष्ट प्रबंध ये काफी महत्वपूर्ण है। अन्य साहित्य हैं, कुछ भौतिक साहित्य भी हैं, जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, कालिदास ने कुमार संभव, मालविका अग्निमित्रम लिखा, आगे याद रखिएगा ही। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। बाणभट्ट का कादम्बरी और हर्षचरित्र, कादम्बरी और हर्षचरित्र। बिल्हन ने विक्रमादेव चरित्र लिखा, जिसे भूलेंगे नहीं। कल्हन ने, अभी मैंने कहा कि 12वीं सदी की पुस्तक है और कश्मीर के विषय में। शूद्रक ने मृच्छकटकम लिखा था, काफी महत्वपूर्ण। और हालांकि यह किताब पूर्व मध्यकाल की किताब है, अलबरूनी की
किताबे हिंद जब वर्णित है तो याद रखेंगे, या तहकीकाके हिंद। तो ऐसी किताबों पर विशेष नज़र रखेंगे कि आपका काम चल जाए। जहाँ तक विदेशी यात्री का प्रश्न है, तो मेगास्टिज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस का राजदूत था और इंडिका लिखा था, इसमें भारतीय समाज का 7 भागों में भारतीय समाज को बांटा था, जिसे याद रखने का प्रयास करेंगे। इसे आप याद रख सकते हैं, किसे? मेगास्टिज को। फाहियान बौद्ध मत का मानने वाला था, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया और इसकी रचना थी फूहोको। से भी ध्यान याद रख सकते हैं, फूहोको, फूहोको। हुएनसांग जो हर्ष के दरबार में 629 में भारत आए थे और सी यू की रचना लिखी। ये जो इटिनरी है, जो वृत्तांत है, उसका नाम है सी यू की, सी यू की। तो हर संभव स्थिति में इसे भी याद रखेंगे। फाहियान, हुएनसांग ये सब चीनी यात्रियों में से माने जाते हैं। यूनानी और रोमन लेखक की जहाँ तक बात है, तो उसमें प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री, विदेशी विवरणियों में प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, जिसमें इटली और भारत के बीच जो संबंध है उसके विषय में लिखा गया है। तो प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री याद रखिए। और टॉलमी की ज्योग्राफी, और टॉलमी की ज्योग्राफी भी याद रखिएगा हर संभव स्थिति। 65 को 2-3 बार सुन लीजिएगा तो ऐसे ही याद हो जाएगा। हुएनसांग हर्ष के दरबार में सी युकी नामक यात्रा वृत्तांत तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जब हम यूनानी रोमन लेखक की बात करते हैं तो बिना डायनोसियस और डायमेकस के बिना आगे नहीं बढ़ते हैं। डायनोसियस याद रखिएगा कि मिस्र के नरेश टॉलमी फिडेल्फस थे, उसके राजदूत थे और अशोक के दरबार में आए थे, जिसको याद रखने की जरूरत है। डायनोसियस मिस्र के टॉलमी फिडेल्फस के राजदूत अशोक के दरबार में है, और दूसरा डायमेकस सीरिया राजा एंटियोकस का दूत था, जो बिंदुसार के दरबार में है। जब आप वहाँ जाएंगे तो ये डायमेकस को भी याद, डायनोसियस को भी याद रखिएगा। डायनोसियस अशोक और डायमेकस को भी आप याद रखिए। डायमेकस ये बिंदुसार के दरबार में थे। तो इस तरह से इन बिंदुओं को आप यदि याद करके रख लेते हैं तो मैं समझता हूं कि दिक्कत नहीं होगी। और छोटे छोटे बातों को हमेशा याद करके रखिए, शिक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जब हम चैप्टर में जब यहाँ से शुरू करेंगे पाषाण काल, नेक्स्ट वीडियो में आपको पाषाण काल के विषय में सारी बातें जाएंगी। हमारी दूसरी कक्षा प्राचीन भारत के बेस से संबंधित था, वो था इतिहास को जानने का स्रोत, जो समाप्त हो चुका। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।